तो जनगणना को लेकर के तमाम चीजें जो है वो जारी कर दी गई है और इसी को लेकर के हमारे साथ हमारे तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। रमाकांत मिश्रा बीजेपी का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, बीजेपी के प्रवक्ता है। इसी के साथ साथ कांग्रेस की बात करते हुए आदेश भारद्वाज हमारे साथ नजर आने वाले हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। इसी के साथ साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आदेश भारद्वाज जी से रहने वाला है। आदेश जी, जो एक नैरेटिव कांग्रेस और राहुल गांधी देश में बनाने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी ने अपने हाथ से इस नैरेटिव को आपसे छीन लिया है। इसी कारण से जयराम रमेश कह रहे हैं कि खोदा पहाड़ और निकली चुईयां। नहीं आशीष जी, ऐसा नहीं है। आयुष जी, सच्चाई ये है कि हम जाति जनगणना की बात करते थे और काफी समय से मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है इसके विरोध में खड़ी होती थी और पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से बाहर भी उन्होंने कई बार इसका विरोध किया है। लेकिन सच्चाई ये थी कि जिस तरह से लोगों के अंदर बेरोजगारी, असमानता और ये तमाम चीजें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उसके कारण जाति जनगणना की आवश्यकता थी। जाति जनगणना की आवश्यकता इसलिए है कि जिस तरह से शरीर के किसी हिस्से में अगर कोई बीमारी हो जाए या कुछ हो जाए, शरीर में कोई बीमारी हो जाती है तो हम उसका 2-3 तरह से इलाज करते हैं। एक्सरे भी ले लेते हैं, अल्ट्रासाउंड भी करा लेते हैं, सीटी स्कैन भी करा लेते हैं और उस जगह को डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए आज समाज में बहुत सारे ट्रीटमेंट की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं लोग पिछड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं लोगों में असमानता बढ़ती जा रही है, देश के अंदर भुखमरी के आंकड़े कितने बढ़े हैं। ये तमाम वो चीजें हैं कि जब हमें वास्तविकता का पता होगा तो सरकार को किस हिस्से में, किस वर्ग पे कितना फंड अलॉट करने की आवश्यकता है, कहां पे ज्यादा आवश्यकता है, उन चीजों के हिसाब से एलोकेशन करके हम सरकार की नीतियां बनाएं ताकि देश के हर वर्ग तक वो नीति पहुंचे और लोगों को देश की मुख्य धारा में और उनकी उन्नति और तरक्की में वो सहायक बने। इस तरह की योजनाएं बने। अब इस तरह की योजनाएं दिखती नहीं है। सरकार कहने को तो बहुत सारी बातें करती है लेकिन होता कुछ नहीं दिखता जो है। तो वो जो कारण है, वो जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सकता है, तो उसके लिए हमें अपने समाज की वास्तविकता उसका पता होना चाहिए और उसके बाद उन नीतियों को बनाया जाना चाहिए। मैं रमाकांत जी से जवाब ले लेता हूं इसी बात को लेकर के। और सरकार ने दे रहा है, दुरुस्त है, सरकार को झुकना पड़ा, ये देश के सामने है। रमाकांत जी, यहां पर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से इसका नैरेटिव बनाया है उसके आगे सरकार झुकती हुई नजर आई और इसी कारण सरकार ने यह फैसला लिया है। देखिए आयुष जी, यहां पर सरकार झुकी कभी नहीं है। मैं तो पहले यही कह चुका हूं, मैं अनेकों डिबेटों में कह चुका हूं, जो कि सरकार की तरफ से कभी भी इस चीज का विरोध नहीं था। आपने देखा होगा बिहार विधानसभा के अंदर में हमने इस चीज का प्रस्ताव का बिल्कुल हमने सपोर्ट किया था। वो हम लोगों के सामने में है। और दूसरी चीज ये है जो कि हम उस चीज के विरोधी थे। जब आप हलवा सेरेमनी में आप जाति ढूंढते हैं, आप ब्यूटी कंटेस्ट में जाति ढूंढते हैं, तो फिर तो ये सामाजिक न्याय की बात करने वाले ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है ये तो समाज को बांटने का काम कर रही है। हम समाज बांटने वालों के विरोध में थे और अभी भी है। निश्चित तौर पर ये जो जनगणना है, हमें इस चीज से आंकड़ा आ जाएगा जो कि हमारे कौन से वर्ग कितना, जब हम बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पर चलने वाले हम लोग हैं और हम कहते हैं जो कि देश के अंतिम छोर तक जो बैठे हुई व्यक्ति है वहां तक उन लाभों को पहुंचाया जाए, उन केंद्रीय योजनाओं को पहुंचाया जाए, उन योजनाओं को पहुंचाया जाए जहां पर उनको लाभ मिल सके, तो निश्चित तौर पर हम इस चीज का कहां से विरोधी हो सकते हैं। हमने कहा जो कि जाति जनगणना होगी, लेकिन हम उस चीज के विरोधी थे जो कांग्रेस चीज को उठा रही थी। कांग्रेस की अगर मंशा साफ होती तो मैं तो कह रहा हूं जो कि कालेलकर जो कमीशन था उसमें जब रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट के आने के बाद आपने फिर कोई कमीशन क्यों नहीं बनाया आपने, जब उस रिपोर्ट में पूरी तरह से स्पष्ट था। मैं कहना चाहता हूं जो कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं लेकिन समाज को बांटने का काम करते हैं। इनकी मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। और आदेश भारद्वाज जी, यहां पर साफ तौर पर आपकी मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो देश को बांटने की कोशिश कर रही थी और इसी मंशा के तहत लगातार इसका प्रश्न जो है वो राहुल गांधी की ओर से उठाया जा रहा था। इस पर आपका जवाब। आयुष जी, कांग्रेस का इतिहास सबके सामने है। हमने
देश को जोड़ने का काम किया है। आजादी से पहले देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी और आजादी के बाद इस देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए आजादी के बाद भी हमारा कुर्बानियों से इतिहास भरा हुआ है। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन रमाकांत जी हमारे अच्छे मित्र हैं, अब मजबूरी है उनकी ये सब बोलना। लेकिन जितने भी सांप्रदायिक दंगे कराते हैं, वर्गों को बांटने का काम करते हैं, 80-20 की बात करते हैं, ये तमाम बातें अगर इस देश में किसी के मुख से सुनी तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों से सुनी। जी, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। हमारे साथ प्रोफेसर गुरमीत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार जो है वो भी जुड़े हुए हैं। मैं उनकी तरफ एक बार रुख कर लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। गुरमीत जी, जिस तरीके से यहां पर आपने दोनों ही पक्ष को सुना है, क्योंकि लगातार एक नैरेटिव जो है वो देश में सेट करने की कोशिश की जा रही थी। बीजेपी की अगर बात करें तो वो लगातार हिंदू वोट बैंक की बात करती है, वहीं राहुल गांधी की ओर से एक नैरेटिव लाया गया था कि उस वोट बैंक को ओबीसी और तमाम कास्टों में तोड़ा जाए। कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से जिस तरीके से अब जातीय जनगणना का फैसला लिया गया है, वो जो एक नैरेटिव राहुल गांधी सेट करना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अब कास्ट सेंसस का फैसला हो चुका है कि कास्ट पर आधारित गणना की जाएगी, जनगणना की जाएगी, जो संभवतः आजाद भारत में पहली बार हो। इससे पहले आप जानते हैं कि 1931 में इस तरह की गणना हुई, उसका भी स्वरूप अलग था। और उसके बाद आजादी के बाद से, यानी 1951 से ये फैसला लिया गया कि कास्ट आधारित जनगणना नहीं होगी और केवल एससी और एसटी जो वर्ग हैं उन्हीं के आधार पर उनका ही उसमें ध्यान रखा, उसका ही मतलब एक उसको पैमाना यार्ड स्टिक वो थी। और जहां तक नैरेटिव की बात है, आप जानते हैं कि किन हालात में ये फैसला किया गया अचानक से। वो सरप्राइज तो जरूर था, शायद कांग्रेस के साथी भी ये नहीं सोच रहे होंगे उस समय कि सरकार अचानक से ये फैसला करेगी, क्योंकि जब जब ये डिमांड उठ रही थी तो बहुत ज्यादा सरकार की तरफ से बहुत क्लियर कट इंडिकेशन नहीं आता। बल्कि 2021 में तो अगर मैं ठीक हूं तो एक बार ये जवाब भी दिया गया था कि एज पॉलिसी भारत में जो कास्ट सेंसस है वो नहीं कराई जाती है, ऐसा पॉलिसी डिसीजन। पॉलिसी क्या, देखिए आज चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये ठीक है कि कांग्रेस ने ज्यादा समय तक देश में सत्ता में कांग्रेस काबिज रही, लेकिन बीजेपी को भी मोदी जी से पहले भी 1999 से लेके 2004 तक, यानी कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की नेतृत्व में एनडीए की सरकार चली थी, पहले 98 से 99 और फिर 90, तो उस दौरान भी जनगणना तो हुई 2001। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें या कांग्रेस के लोग कहें, तो कांग्रेस तो बहुत सालों तक नेहरू जी ने ये निर्णय किया था कि कास्ट सेंसस नहीं होगी। तो अब अचानक से हम अगर ये कहें तो उसमें दोनों ही पक्षों के पास कोई बहुत क्लियर कट जवाब नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जाति आज की सच्चाई है। वो सच्चाई 2001 में भी थी, वो सच्चाई 91 में भी थी, वो सच्चाई 1981 में भी थी, और इन सभी समयों पर कांग्रेस की सरकारें थी। हुआ ये है कि जब जैसे जैसे राजनीति, अब ये इसे आप अच्छी बात कह लें, बुरी बात कह लें, ये तो ठीक है कि राजनीति में जाति एक सच्चाई है इस देश की और इस समाज की भी एक सच्चाई है, तो उससे आंख मूंद के तो नहीं हम चल सकते। लेकिन लगातार ऐसा लगता है कि राजनीति में भी उसका जो रोल है वो बढ़ता गया। ओबीसी की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं कि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो और पिछली बार तो जब सरकार बनी थी, ये वाली नहीं, संभवतः 19 में जब बनी थी, तो बाकायदा ये सूचियां भी जारी हुई थी कि इतने ओबीसी मंत्री हैं और सबसे ज्यादा अधिक मंत्री हैं, और ये ओबीसी वाली बात हमेशा चली। और कांग्रेस जो लगातार उसका ग्राफ डाउन गया, पिछले चुनाव में जरूर थोड़ा सा उठा, लेकिन अभी भी जो सत्ता में आने के लिए रिक्वायर्ड जो या वो है उसके वो बहुत पीछे है जो मार्क है। तो उन्होंने ये बात बहुत एग्रेसिवली संविधान वाली और उसमें आरक्षण वाली और उसके बाद फिर उससे जोड़कर कास्ट सेंसस वाली उठाई थी। तो अभी मेरे को लगता है कि अब तो ये निर्णय हो चुका है और अब उसकी नोटिफिकेशन हो गई है और अगले साल तो ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन भी होना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बजाय कि अब क्रेडिट लेने के, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपके सामने तस्वीर साफ की कि 2001 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय भी जनगणना हुई और उससे पहले लगातार कांग्रेस के समय भी जनगणना हुई, और उस समय ऐसा नहीं कि ये बातें नहीं उठती जी, बातें तो 1951 से उठ रही थी और 31 में तो मैंने बताया कि जब भारत पराधीन था तो इस प्रकार से गणना हुई भी। और इवन 2011 में कांग्रेस ने जो मनमोहन सिंह जब थे तो उन्होंने एक SCCC करके
कास्ट सेंसस तो नहीं बोला था उसको, लेकिन कुछ इस प्रकार की कवायद की, लेकिन उस कवायद की रिपोर्ट्स जारी नहीं हुई। जी, इसी को लेकर के मैं आदेश भारद्वाज जी से सवाल ले लेता हूं, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा रखा है। 2011 में आदेश जी जातीय जनगणना जो है वो की जाती है, लेकिन कांग्रेस जो है उसके आंकड़े सामने नहीं रखती है। उस समय आंकड़े जारी नहीं किए गए और फिर बाद में इसी को लेकर के एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। आयुष जी, इन सब चीजों में समय लगता है, लेकिन एक समय होता उन चीजों को करने का। हम सरकार से बाहर चले गए थे, आपके सामने है। मोदी जी की सरकार आ गई थी, एक अलग तरह का दृष्टिकोण उन्होंने रखा कि 2022 तक सबको मकान दे देंगे, किसानों की आय डबल हो जाएगी, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें थी कि सब चीजें बोनी लगती थी, ऐसे लगता था कि जैसे देश का स्वरूप ही बदल जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की, लेकिन सच्चाई ये थी कि उन बड़ी बातों की तरफ चलते हुए ये सरकार एक कदम भी नहीं दिखी, उल्टा गरीबों से छीनने की नीतियां बनी जो है। तो उसके कारण लोगों में और ज्यादा एक रोष पैदा है, एक दिक्कत है, एक परेशानी है, जिसका समाधान हमें लगा कि हमें समाज का, सोसाइटी का बारीकी से एक्सरे करना चाहिए और सरकार के पास जो पैसा है वो चंद उद्योगपतियों के हाथ में ना जाके गरीब और कमजोर लोगों के लिए उससे नीतियां बननी चाहिए। तो वो जो पैसा जो लोगों के हिस्से में आता था, वो भी पैसा लोगों के हिस्से में नहीं आ रहा। वो भी पैसा कहीं ना कहीं किसकी भेंट चढ़ जा रहा है, ये सहज से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इस सरकार की कार्यशैली में अंतर है जो है। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आया, महाराष्ट्र का एक रोड कंस्ट्रक्शन का जो है, वहां पे एक मेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी को इन्होंने वर्क ऑर्डर दे दिया और L&T 3000 करोड़ रुपए कम पे काम कर रही थी। मेगा कंस्ट्रक्शन ने 3000 करोड़ रुपए ज्यादा पे काम लिया है। और जब वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हुए आए तो पता चला है कि मेगा कंस्ट्रक्शन ने 618 करोड़ रुपए के आदेश भारद्वाज जी, हम इस पर कास्ट सेंसस पर ही बात करते हैं। कमाई का पैसा इस तरह से लुटाया जा रहा है कि सरकारें इस पैसे को बचा के कहीं ना कहीं गरीबों तक पहुंचाती है, लेकिन ये वो पैसा सिर्फ जो इनकी जेब भरता है उन लोगों तक जाता है। तो एक बहुत बड़ी लड़ाई है ये एक अलग मामला है। लेकिन रमाकांत मिश्रा जी, जिस तरीके से अगर आने वाले समय में देश के सामने 2 चुनाव खड़े हुए हैं, तो मेरा तो अनुरोध है कि रमाकांत जी से कि भाई ये जाति जनगणना ईमानदारी से, सच्चाई से होनी चाहिए। अभी क्वेश्चन पेपर साथ में आएगा, पता चलेगा कितने कितने सवाल है, क्या कुछ है, उससे कहीं ना कहीं चीजें स्पष्ट होंगी। जी, उनसे जवाब भी ले लेता हूं मैं। जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर रहता है। जी, मैं जवाब ले लेता हूं। देश को बहुत बारी भुगतना पड़ा जी, रमाकांत जी आपका जवाब। देखिए आयुष जी, यहाँ पर 11 साल के जो हमारे जो यहाँ पर काम हुए हैं, 11 साल का हम लोगों ने डाटा दिया है जनता को, और जनता विश्वास भी दिखा रही है। ये कह रहे थे जो कि नहीं भ्रष्टाचार की भेंट हो रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं, क्या राजीव गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया था जो कि हमारी सरकार में किस तरह से भ्रष्टाचार भेंट हो रही है? वहां पर 1 रुपया जब भेजते तो पहुंचता कितना पैसा है जनता के पास? ये तो हम लोगों के सामने की बात, प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकार किया था इस चीज को। और दूसरी बात यह है जो कि हमने उस चीज का जो सुधार किया है, आपने देखा होगा जब जनधन अकाउंट खुल रहा था उस समय में लोग कहते थे अगर उसमें पैसे नहीं होंगे तो अकाउंट खुलवा करके क्या करेंगे, लेकिन इनको पता नहीं था जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हमने अनेकों पैसे बिल्कुल एक बटन दबाते हैं और हम सीधा उपभोक्ता के खाते में चला जाता है। ये भ्रष्टाचार की जो भेंट हो रही थी पहले, अब वो भ्रष्टाचार की भेंट नहीं हो रही। क्योंकि जाति जनगणना की बात हो रही है तो मैं विषय को विषयांतर नहीं करना चाहता। निश्चित तौर पर जाति जनगणना के विरोधी हम कभी भी नहीं थे। मैंने तो पहले ही अपने वक्तव्य में कहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा के अंदर में, बिहार में जब जातिगत जनगणना की बात हो रही थी तो हमने उस समय की सरकार को सपोर्ट किया था, हमने उसका कहीं पे भी विरोध नहीं किया था। दूसरी बात यह है जो कि 2024 में जब गृहमंत्री जी ने, आदरणीय गृहमंत्री जी ने इस चीज को कहा कि जाति जनगणना होगी, तो हमारी मंशा बिल्कुल स्पष्ट थी। हम उन छोर तक बैठे हुए व्यक्ति को अपना लाभ पहुंचाना चाहते थे, योजना पहुंचाना चाहते थे जहां पर उनको लाभ से वंचित किया गया। 75 आज अगर 11 साल की बात अगर छोड़ दें तो मुझे लगता है जो कि कांग्रेस के समय में उन सब वंचितों का जो आंकड़ा था वो हमने कहीं से छुपा हुआ नहीं है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है आयुष जी, मैं आपको बता देता हूं, कोई ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 15 दिन पहले आई थी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, जिसमें भारत में 25 करोड़ गरीबी रेखा से, जो अत्यंत गरीब थे, वो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये कोई भारत सरकार का रिपोर्ट नहीं है,
ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। तो मुझे लगता है जो कि चाहे गरीब कल्याण योजना के तहत आप देखेंगे, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जनधन योजना हो, या किसान सम्मान निधि हो, पीएम कौशल विकास योजना हो। जी रमाकांत जी, ये तमाम योजनाएं जो है ये चलाई जा रही है। प्रोफेसर गुरमीत सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए, मैं उनकी ओर आप रुख करना चाहूंगा। गुरमीत जी, जिस तरीके से दो चुनाव देश के सामने खड़े हुए हैं, एक बिहार का चुनाव है और एक बंगाल का चुनाव है। अगर बिहार के चुनाव की बात की जाए तो राहुल गांधी लगातार वहां पर एक नैरेटिव जातीय जनगणना को सेट करते हुए नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार में एक पॉजिटिव वेव जो है वो आरजेडी और कांग्रेस के लिए देखी जा रही थी, उसी के चलते सरकार की ओर से ये तमाम फैसले लिए गए हैं, ऐसी बातें जो है वो हल्कों में कही जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, कोई भी फैसला हो जो सरकारें करती हैं, कोई भी फैसला हो, वो राजनीति से अलग करके तो आप देख ही नहीं सकते, और उसमें कोई अपराध भी नहीं है। हर सरकार जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, आफ्टर ऑल राजनीति का काम ही उनको पूरा करना। जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जनता की जो आकांक्षाएं हैं, वो राजनीति नेतृत्व से रहती है, क्योंकि लोकतंत्र है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो सेना है वो चीजें नहीं चलाती। हमारे यहाँ राजनीतिक नेतृत्व जो है वो नीतियां बनाता है, वो फैसले करता है, वो ये तय करता है कि देश किस दिशा में आगे जाएगा, किस तरह की नीतियां बनाई जाएंगी। अब क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व तय करता है तो वो वोट के द्वारा ये फैसला होता है कि किसकी सरकार बनेगी। तो उस वोट को हासिल करने के लिए हर पार्टी अपने अपने स्तर से प्रयास करती है। कांग्रेस अगर ये कहे कि नहीं जी वो देश हित में कर रहे थे, और जब वो बात कर रहे थे तो वो राजनीति की, उनके राजनीतिक लाभ उनके पीछे नहीं होता है, वो भी गलत होगा। और अगर बीजेपी ये कहे तो वो भी गलत होगा। तो चुनाव से तो हर चीज जुड़ी होती है। हमें ये केवल इस चीज से हम किसी फैसले को खारिज नहीं कर सकते कि वो चुनाव के दृष्टिगत किया गया है या वो अन्य समस्याओं से देश का ध्यान हटाने के लिए किया, ये कोई लॉजिक नहीं। हाँ, लॉजिक ये है कि उस फैसले का एंड में क्या लाभ होगा। तो पहली चुनौती तो ये है कि जो जनगणना हो वो अच्छे से हो, क्योंकि जो मैं सबसे बड़ी चुनौती मानता हूँ, देखिए कास्ट सेंसस के अगेंस्ट में क्या तर्क दिए जाते हैं। एक तर्क तो यही दिया जाता है कि जी जाति व्यवस्था जिसको हम खत्म करना चाहते हैं, जिसके आधार पर हम भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए, कास्ट का समाप्ति जो तमाम लोगों ने स्वप्न देखा था उसको हम खत्म करना चाहते हैं, इसको वो और स्थापित करता है। एक तो ये तर्क दिया जाता है, लेकिन इस तर्क को फिर भी हम खारिज कर सकते हैं, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि भाई कास्ट सेंसस ना हो तो कौन सी जाति समाप्त हो रही है। इतने सालों में जातिगत जनगणना नहीं हुई तो कौन सी जाति हमने खत्म कर ली, या जातिगत आधार पर भेदभाव खत्म जी। तो अगर सच्चाई है तो वो हमें स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन जो बड़ा तर्क है जिसमें दम है वो ये कि हमारे यहाँ जातिगत संरचना इतनी जटिल है। उदाहरण के लिए एक जगह पर कोई कास्ट है, दूसरी जगह दूसरे प्रदेश में वो कास्ट किसी और वर्ग में आती है। यहाँ पर कोई शर्मा लिख रहा है, वो शर्मा किसी और राज्य में कोई दूसरा व्यक्ति भी लिख रहा है, कोई राजपूत है, कोई गुर्जर है। मतलब कितनी जो ये हमारे कास्ट के अंदर जो ढांचा है ना, ये इतना सिंपल नहीं है हमारे देश का। तो वो जो प्रक्रिया है वो किस तरह से हम तय कर पाएंगे, उसके लिए मुझे लगता है कि क्रेडिट वार्ड को छोड़ के अगर सभी लोग उसमें सुझाव दें उल्टा सरकार को। जी, क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है, और इसी को लेकर के अगर हम आजाद भारत की पहली कैबिनेट की बात करें जिसमें नेहरू थे, जिसमें पटेल थे, अंबेडकर थे, इन जैसे नेताओं थे, उनकी ओर से यह कहा गया था कि जातीय जनगणना नहीं कराई जाना चाहिए, ये समाज में विभाजनकारी होगी, भेदभाव पैदा करेगी। लगातार इसको लेकर के उनकी ओर से यह फैसला लिया गया था। आदेश भारद्वाज जी, अगर उस कैबिनेट की बात करें तो उसमें नेहरू भी थे, पटेल भी थे, इसी के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर भी थे। उनकी ओर से कहा गया था कि विभाजनकारी है। फिर उनके आदर्शों को साइडलाइन कर करके और फिर एक चीज लाई जाती है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। तो यह चीज कांग्रेस करती हुई क्यों नजर आ रही है? क्योंकि अगर पुरानी कांग्रेस की बात करें तो उनकी ओर से तो यह कहा जाता था कि जातीय जनगणना होगी तो देश में विभाजन होगा। मैंने आयुष जी अभी पहले ही कहा था कि आवश्यकता इसलिए है कि हमारे पास जो है पता होना चाहिए कि शरीर के अंदर कोई बीमारी है, उसको मापने के, उसको पहचानने के टेक्नोलॉजी बढ़ी है। तो मैंने आपको कहा कि उसका एक्सरे से भी पता चल सकता है। जब एक्सरे से पता नहीं चलता, उसका अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, और अल्ट्रासाउंड से पता नहीं चलता तो और आगे एमआरआई और सीटी स्कैन दूसरी चीजें की जाती हैं। तो हम उसकी जड़ में क्यों बेचारा आज तक पिछड़ा हुआ है, पीछे है, उसको पहचानना चाहते हैं, और उसको पहचान के कुछ ऐसी नीतियां बनाना चाहते हैं
बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से, ताकि उस वर्ग तक कुछ फायदा मिले और उसको देश की मुख्य धारा में जुड़ने का जी, मुख्य धारा में जुड़ने का मैं एक आखिरी रिएक्शन रमाकांत मिश्रा जी से लेना चाहूंगा। रमाकांत मिश्रा जी, एक आखिरी रिएक्शन आपका 30 सेकंड। बाहर निकल गए। देखिए वो कौन लोग हैं, आपने अभी जिक्र किया, 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, ये फैसला लिया गया, तो देश को गुमराह करते हो, देश को गुमराह ना करें। आने वाले समय में कांग्रेस में ऐसे नेता 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकल गए और 4 में भी जाति ढूंढने की प्रयास करेंगे, 82 करोड़ लोग कॉन्टेस्ट में भी जाति राशन दिया जा रहा है। तो हम इस चीज के विरोधी हैं। जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आप तीनों ने अपनी बातें रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जातीय जनगणना को लेकर के ये बड़ा फैसला जो है वो सरकार की ओर से ले लिया गया है। जनगणना के फायदे और नुकसान क्या रहने वाले हैं, इसको लेकर के लगातार सियासी पलटवार जारी है। लगातार इस मामले को लेकर के सियासी बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इससे क्या फायदे होने वाले हैं और क्या नुकसान होने जा रहा है। फिलहाल इन तमाम सवालों के जो जवाब है वो भविष्य में छुपे हैं और उसी से पता चलेगा कि जातीय जनगणना जिस तरीके से कराई जा रही है ये देश के लिए और देश के लोगों के लिए कितनी फायदेमंद रहने वाली है। फिलहाल सूर्य समाचार में सूर्या विशेष में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।